हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार सिंह और आप लोगों का स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक चल रहा है। इस लेसन का आज ये 5वां वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो ग्राफ होता है डक्टाइल मटेरियल का, इसे हम लोग आज एनालिसिस करेंगे कि डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच कैसा ग्राफ बनता है। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर हम लोग एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यानी 2 डायमेंशनल का एक ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर ये जो है या स्ट्रेन को इंडिकेट करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है स्ट्रेस को इंडिकेट करेगा। इस पे हम लोग एक डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ खींचेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि यह जो टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमेस्टर एग्जाम्स में लगभग ज़्यादातर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यह वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, बेसिक से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को स्ट्रेन को डिनोट कर रहे हैं और वाई एक्सिस को स्ट्रेस को डिनोट कर रहे हैं। अब हम फ्रेंड्स विभिन्न बल पर तन्य पदार्थ जो डक्टाइल मटेरियल है या माइल्ड स्टील के एलिमेंट का स्ट्रेस यानी पी और स्ट्रेन के बीच ग्राफ का अध्ययन करेंगे। ग्राफ से स्पष्ट होता है कि प्रतिबल का मान शून्य रहने पर विकृति का मान भी शून्य रहता है। यानी यहाँ पर आप लोग ओरिजिन पॉइंट पर देख सकते हैं, जब प्रतिबल का मान शून्य है तो स्ट्रेन का मान भी क्या है, शून्य है। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू दोनों सेम रह रहा है यदि हम फोर्स 0 लगा रहे हैं। अब क्या होता है, जब एलिमेंट पर लगने वाले फोर्स को बढ़ाया जाता है, जब हम एलिमेंट पर मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, प्रतिबल बढ़ने के कारण विकृति का मान भी बढ़ता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे प्रतिबल का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे विकृति का भी मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद पॉइंट ए तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है। पॉइंट ए तक जो क्या है, इस डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन या सीधे लाइन में आगे बढ़ता है। इसलिए ओ ए एक सीधी रेखा है, अतः हुक के नियमानुसार यानी जो हुक्स ला था, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। वही बोल रहा है, अतः हुक्स के नियमानुसार OA तक प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के समानुपाती रहते हैं। इस कारण बिंदु A के बाद हुक के नियम का पालन नहीं होता है। अब जैसे ही हम पॉइंट A से ऊपर चलेंगे उसके ऊपर क्या होगा, हुक्स लॉ का पालन नहीं होगा, क्योंकि हुक्स लॉ यही कहता है कि टेंसाइल स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस के समानुपाती होता है। यानी टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू हुक्स लॉ, यही होता है हुक्स के नियम। अब हम आगे बढ़ेंगे जैसे ही बिंदु ए से फ्रेंड्स पॉइंट ए के बाद भी अवयव प्रत्यास्थता सीमा में बना रहता है। पॉइंट ए से आगे बढ़ने के बाद भी जो मटेरियल क्या है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत होता है। सीमा बिंदु बी पर जाकर समाप्त हो जाता है। जो प्रत्यास्थ सीमा है, जैसे ही मटेरियल बिंदु बी पर पहुंचता है क्या होता है, प्रत्यास्थता सीमा समाप्त हो जाता है। परंतु बिंदु ए से बी के मध्य ग्राफ सीधी रेखा के स्थान पर वक्र बनने लगता है। यदि ए बी के मध्य भी एलिमेंट से बल को हटा लिया जाए तो एलिमेंट अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता, अतः ओ बी को एलिमेंट की इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। यानी जहाँ से किसी भी मटेरियल की स्ट्रक्चर बिगड़ने लगती है लेकिन टूटने के पहले की जो स्थिति होती है उसे क्या बोलता है, इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थता सीमा बोला जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे बिंदु बी पॉइंट से और सी पॉइंट के बीच, बिंदु बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का अध्ययन हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब अवयव को बिंदु बी से आगे खींचा जाता है, यानी जो
पदार्थ को, जो एलिमेंट है उस पर हम जब बी से आगे खींचते हैं तो बी से सी के मध्य वक्र बन जाता है। इस समय भी एलिमेंट बहुत सीमित मात्रा में प्रत्यास्थता बना रहता है, इसलिए बी से सी के मध्य बल हटा लेने पर एलिमेंट में अत्यंत कम विकृति रह जाती है। यदि हम बी और सी के बीच भी किसी वस्तु को उस पर प्रतिबल लगाना छोड़ देते हैं तो उसमें बहुत थोड़ा सा ही विकृति रह जाता है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ग्राफ के बिंदु सी को पराभव बिंदु कहते हैं। जो ग्राफ पर पॉइंट सी को दिखाया गया है उसे क्या बोला जाता है, पराभव बिंदु बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद बिना बल बढ़ाए अवयव की लंबाई में तेजी से वृद्धि होने लगती है। बिंदु सी के संगत प्रतिबल को पराभव प्रतिबल या पराभव सामर्थ्य बोला जाता है। पराभव सामर्थ्य या पराभव प्रतिबल कहते हैं। इसमें जो नोट करने वाली पॉइंट्स हैं वह क्या हैं फ्रेंड्स, बिंदु सी को उच्च पराभव बिंदु तथा बिंदु डी को निम्न पराभव बिंदु कहते हैं। आप लोग यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं, जो बिंदु सी है इसे क्या बोला जाता है, उच्च पराभव बिंदु, और बिंदु डी जो है उसे क्या बोला जाता है, निम्न पराभव बिंदु। यानी बिंदु सी पर जो क्या बोलते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो क्या है मैक्सिमम है, और बिंदु डी पर स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, दोनों लो है यानी कम है, इसलिए इसे उच्च पराभव बिंदु और डी पॉइंट पर निम्न पराभव बिंदु बोला जाता है। और फ्रेंड्स अगला पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है डी से ई के मध्य अवयव की विकृति बिंदु ओ से सी के मध्य की विकृति से लगभग 100 गुना अधिक हो जाता है। यानी जब हम बिंदु डी से आगे बढ़ते हैं और ई के पॉइंट तक जाने तक अवयव की विकृति जो है ओ से सी के मध्य की आकृति से लगभग 100 गुना अधिक हो जाता है। अगला पॉइंट है डी से ई के मध्य की विकृति अस्थायी रूप से रह जाती है। यानी डी से और ई के मध्य की जो विकृति है क्या है, अस्थायी रूप से रह जाती है। यानी देखिए डी से जो ई के बीच की जो आकृति है वो क्या होती है, अस्थायी रूप से रह जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अधिकतम तनाव प्रतिबल क्या है। जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है वह किसे कहते हैं, तो बिंदु ई पर अधिकतम प्रतिबल अवयव के पदार्थ का अधिकतम तनाव प्रतिबल कहलाता है। बिंदु ए के संगत अवयव पर लगाए गए बल को अवयव की काट के आरंभिक क्षेत्रफल से भाग देने पर अधिकतम तनाव प्रतिबल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, बिंदु ई पर अधिकतम प्रतिबल अवयव के पदार्थ का अधिकतम तनाव प्रतिबल कहलाता है। बिंदु ई के संगत अवयव पर लगाए गए बल को एलिमेंट की काट के आरंभिक क्षेत्रफल यानी जो शुरू में जो क्षेत्रफल था उसे भाग देने पर अधिकतम तनाव प्रतिबल प्राप्त होता है। अब रप्चर स्ट्रेन जो क्या होता है, भंजन सामर्थ्य कैसे निकालते हैं, तो बिंदु एफ के संगत एलिमेंट का प्रतिबल भंजन सामर्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, बिंदु एफ के संगत अवयव का प्रतिबल भंजन सामर्थ्य कहलाता है। बिंदु एफ पर अवयव पर लगने वाले बल को अवयव के आरंभिक क्षेत्रफल से भाग देने पर पदार्थ की भंजन सामर्थ्य प्राप्त होती है। अब देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस क्या है, कार्यकारी प्रतिबल। हम जब भी किसी एलिमेंट को डिजाइन करते हैं तो हम यह कभी नहीं चाहते हैं कि अवयव अपने अधिकतम तनाव प्रतिबल तक पहुँचे, इसलिए अवयव पर कार्यकारी प्रतिबल सदैव प्रत्यास्थता सीमा के भीतर रखा जाता है। अतः प्रत्यास्थता सीमा के भीतर सुरक्षित प्रतिबल अवयव के लिए कार्यकारी प्रतिबल कहलाता है। यानी किसी भी आप देखे होंगे कोई भी लोडर मशीन हो या कोई भी मशीन हो जिसकी एक अधिकतम लिमिट होती है कि यह कितना भार सह सकता है, उसके अंदर के जो कार्यकारी यानी जितने तक वह पॉजिटिव गुण रखता है उसे क्या बोलते हैं, कार्यकारी प्रतिबल बोला जाता है। अगला हमारा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, सुरक्षा गुणांक क्या है। अधिकतम तनाव प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात जो होता है अवयव का सुरक्षा गुणांक कहलाता है। इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है, डेल से प्रदर्शित किया जाता है, या अधिकतम तनाव प्रतिबल अपान कार्यकारी प्रतिबल। फ्रेंड्स यहाँ पर हम नोट देख लेते हैं, निम्नलिखित निश्चित अचल भार के लिए सुरक्षा गुणांक का मान लगभग 3 लिया जाता है, जबकि अनिश्चित अचल भारों के लिए सुरक्षा गुणांक का मान 12 रखा जाता है। फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा
और इस वीडियो को समझने में कहीं पर भी आपको दिक्कत हुई है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके समस्या को दूर करने के लिए ही यह वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ साथ कुछ स्टडी कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।